नमस्कार। चलिए आज समझते हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर, भारत में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये खाद्य सुरक्षा आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि कौन से लोग हैं जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम भारत के फूड सिक्योरिटी सिस्टम को करीब से देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये जो खाद्य सुरक्षा है, इसका मतलब सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, फूड सिक्योरिटी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है, जिन्हें इसके 3 डायमेंशंस भी कहते हैं। और हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। मतलब देश में सबके लिए भरपूर खाना मौजूद हो, चाहे वो हमारे खेतों में उगे, बाहर से इंपोर्ट किया जाए या फिर सरकारी गोदामों में रखा हो। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच। इसका मतलब है कि खाना सिर्फ देश में होना ही काफी नहीं, वो हर एक इंसान की पहुंच में भी होना चाहिए। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्य। मतलब लोगों के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छा और पौष्टिक खाना खरीद सकें। पर आखिर किसी भी देश के लिए ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? क्यों इस पर इतना जोर दिया जाता है? जरा सोच कर देखिए, जब कोई बाढ़ या सूखा जैसी आपदा आती है तो होता क्या है। सबसे पहले तो अनाज का उत्पादन एकदम से घट जाता है। इससे बाजार में खाने की कमी हो जाती है और कीमतें कीमतें तो आसमान छूने लगती हैं। और ऐसी हालत में जो गरीब लोग हैं वो खाना नहीं खरीद पाते। और अगर ये हाल लंबे समय तक चले ना, तो ये बन जाता है अकाल या फैमिन। अकाल एक बहुत ही भयानक सिचुएशन है जिसमें भूखमरी और गंदे पानी या सड़े गले खाने से फैली बीमारियों की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। हमारे देश के इतिहास का सबसे भयानक अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा था। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये उसी भयानक 1943 के बंगाल अकाल की हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब फूड सिक्योरिटी का सिस्टम फेल होता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस अकाल में करीब 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। यही वजह है कि आज फूड सिक्योरिटी को इतनी अहमियत दी जाती है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि भारत में वो कौन से लोग हैं जिन्हें खाने और पोषण की असुरक्षा का सबसे ज्यादा खतरा है। तो आखिर ये जोखिम सबसे ज्यादा है किसको? अगर हम गांव की बात करें तो इसमें वो मजदूर आते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो पारंपरिक कारीगर हैं या फिर जो छोटा मोटा अपना काम करते हैं। वहीं शहरों में कम सैलरी वाली नौकरियों में काम करने वाले लोग और दिहाड़ी मजदूर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी की किताब में दिए गए रामू और अहमद के उदाहरण वो बिल्कुल परफेक्ट है। रामू जो गांव में मजदूरी करता है, उसे साल में लगभग 4 महीने कोई काम नहीं मिलता। इस वजह से वो मौसमी भूखमरी यानी सीजनल हंगर का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ शहर में रिक्शा चलाने वाले अहमद की कमाई भले ही रोज फिक्स ना हो, लेकिन उसके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस का येलो कार्ड है, जो मुश्किल वक्त में उसके परिवार को भूखा नहीं रहने देता। यहीं पर भूखमरी के 2 अलग-अलग पहलुओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पहली है क्रॉनिक हंगर। ये तब होती है जब किसी को लंबे समय तक न तो पेट भरने जितना खाना मिलता है, न ही अच्छी क्वालिटी का। ये अक्सर बहुत गरीब लोगों को होती है। और दूसरी है सीजनल हंगर, जो खेती बाड़ी के सीजन से जुड़ी है और मौसमी मजदूरों को झेलनी पड़ती है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर कि भारत का खाद्य सुरक्षा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इसमें सरकार का क्या रोल है। भारत के जो पूरी फूड सिक्योरिटी की इमारत है ना, वो 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है बफर स्टॉक, मतलब सरकार पहले से ही अनाज का एक बड़ा भंडार तैयार करके रखती है। और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में पीडीएस कहते हैं। इसका काम है इस जमा किए हुए अनाज को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। तो ये बफर स्टॉक आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये गेहूं और चावल जैसे जरूरी अनाज का एक बहुत बड़ा सरकारी गोदाम है। सरकार इसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के जरिए किसानों से खरीद कर जमा करती है।
यहाँ दो और शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी। ये वो कीमत है जो सरकार फसल बोने से भी पहले अनाउंस कर देती है, ताकि किसानों को फसल उगाने के लिए एक तरह की गारंटी मिले। दूसरा है इशू प्राइस। ये बाजार की कीमत से बहुत कम होती है और इसी कीमत पर गरीबों को राशन की दुकानों पर अनाज मिलता है। अब जो अनाज एफसीआई ने खरीदा, उसका होता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस की। सरकार इस अनाज को देश भर में फैली राशन की दुकानों के नेटवर्क के जरिए समाज के गरीब तबकों में बांटती है। इन दुकानों को फेयर प्राइस शॉप्स या उचित मूल्य की दुकानें भी कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम में 3 तरह के राशन कार्ड काम करते हैं। अंत्योदय कार्ड, जो गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों के लिए होते हैं। बीपीएल कार्ड, जो गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन वालों के लिए हैं। और एपीएल कार्ड, जो बाकी सभी लोगों के लिए है। ये टेबल पीडीएस की पूरी कहानी बताती है कि ये वक्त के साथ कैसे बदला है। देखिए, 1992 तक ये एक यूनिवर्सल स्कीम थी, मतलब सबके लिए थी। 1992 में इसे दूर दराज और पिछड़े इलाकों पर फोकस किया गया। फिर 1997 में एक बड़ा चेंज आया और इसे टारगेटेड पीडीएस बना दिया गया, जिसमें गरीब और गैर गरीब के लिए अलग अलग कीमतें तय हुईं। साल 2000 में अंत्योदया अन्ना योजना यानी AAYI, जो गरीबों में सबसे गरीब पर फोकस्ड थी। और 2013 में आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसने भोजन के अधिकार को एक कानूनी हक बना दिया। सरकार के अलावा भी कुछ और प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जैसे कि सहकारी समितियां या कॉपरेटिव्स। अमूल और मदर डेयरी इसके सबसे शानदार उदाहरण हैं, जो सही रेट पर दूध और सब्जियां लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए अब फटाफट से इस चैप्टर के उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये परिभाषाएं तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। बफर स्टॉक, सरकार का अनाज का रिजर्व। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, किसानों के लिए पहले से तय की गई कीमत। इश्यू प्राइस, राशन की दुकानों पर मिलने वाला सब्सिडी वाला दाम। और फेयर प्राइस शॉप्स, मतलब राशन की दुकानें। और जहां तक लंबे जवाब वाले सवालों की बात है, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा कैसे पक्की करता है, जिसमें बफर स्टॉक और पीडीएस दोनों को समझाना होगा। भारत में खाद्य असुरक्षित लोग कौन हैं, सरकारी योजनाओं का फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है, और आखिर में राशन की दुकानों को चलाने में क्या क्या दिक्कतें आती। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी और गरीबी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। जैसा कि 1995 के वर्ल्ड फूड समिट में कहा गया था, अगर भोजन तक पहुंच सुधारनी है तो गरीबी को मिटाना ही होगा। भारत ने अनाज पैदा करने में तो आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन आज भी देश के कई कोनों में भुखमरी एक कड़वी सच्चाई है। तो एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आखिर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जो इस पैदा हुए अनाज को हर जरूरतमंद इंसान की थाली तक पहुंचने से रोक रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।